सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका लगा है, खास तौर से पी चिदम्बरम और प्रशांत भूषण जैसे लोगों को, क्योंकि नोटबंदी के खिलाफ जो 50 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, उनमें पी चिदम्बरम और प्रशांत भूषण की भी याचिका थी। कोर्ट ने सरकार के निर्णय को उचित बताते हुए कहा कि आर्थिक मामलों से जुड़े फैसलों को नहीं पलटा जा सकता। कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि सरकार द्वारा नोटबंदी का फैसला लेते हुए अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामासुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की संवैधानिक बेंच ने 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब उस पर अपना फैसला सुनाया। फैसले के दौरान बी.वी. नागरत्ना बाकी जजेस के निर्णय से असहमत रहे, लेकिन कोर्ट ने जजेस के बहुमत के आधार पर अपना फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास स्वतंत्र रूप से इतनी ताकत नहीं है कि वो नोटबंदी करे। ये फैसला सरकार और आरबीआई की आपसी सलाह मशविरे के बाद लिया गया। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट पी चिदम्बरम ने दलील पेश की थी। उनका ये कहना था, अगर जो हुआ उसे सही नहीं किया जा सकता तो फिर कोर्ट को भविष्य के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसा दुस्साहस दोबारा न हो। पी चिदम्बरम की तरह कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रशांत भूषण ने भी दलीलें दी थी। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने केंद्र की ओर से कहा कि ये निर्णय काले धन, फर्जी करेंसी, आतंक के वित्त पोषण की बुराइयों को रोकने के लिए लिया गया था। केंद्र की ओर से ये भी बताया गया कि ये निर्णय बहुत सोच समझकर लिया गया था। नोटबंदी के 9 महीने पहले से इस बारे में आरबीआई से राय मशवरा लिया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने नोटबंदी के पक्ष में ये भी कहा, इससे न केवल डिजिटल इकोनॉमी अच्छी हुई बल्कि टैक्स कलेक्शन में भी सुधार आया है। आरबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि विमुद्रीकरण से पहले उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये फैसला केंद्र बैंक द्वारा दी गई सिफारिशों पर लिया गया है। बीजेपी के हाथों मिल रही मात और गठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का बढ़ता दबाव, इन सब ने मिलकर नीतीश कुमार के संतुलन को बिगाड़ दिया है। सियासत की बिसात पर नीतीश कुमार के सारे मोहरे एक के बाद एक पिटते जा रहे हैं। जेडीयू में इस बाबत खलबली मची है और इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने बयान से हंगामा मचा दिया। तारकिशोर प्रसाद ने दावा किया कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने विपक्ष की ओर से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है, इसलिए अब जेडीयू के नेता और सांसदों को अपने फ्यूचर की टेंशन सता रही है। तारकिशोर ने साफ साफ कहा कि जेडीयू नेता आशंकित है, यही कारण है कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तारकिशोर प्रसाद ने आगे कहा कि राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार वो इस बात का दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम कैंडिडेट मान लिया है और यही कारण है कि जेडीयू के नेता और सांसद भविष्य को लेकर आशंकित हैं। ये तो साफ है कि वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसा दावा करते रहे हैं और बीजेपी नेता ने कहा कि साल 2024 में संसदीय चुनाव है, इसलिए ये पार्टी के कांटेक्ट में हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि वो जिस नाव में सवारी कर रहे हैं वो डूबने वाली है। नीतीश कुमार ने ये स्वीकार कर लिया कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ही पीएम कैंडिडेट होंगे। उन्होंने साल 2022 में सभी विपक्षी दलों से यात्रा के दौरान मुलाकात की, लेकिन किसी ने उनको भाव नहीं दिया, किसी ने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव बिहार में नए मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी जेडीयू सांसद के उनके कांटेक्ट में होने की बात कह रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने जैसी स्थिति बन रही है। साल 2022 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवारी को लेकर भी खास चर्चा रही है। अब बीजेपी ये दावा कर रही है, उन्होंने राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है और यही कारण है कि उनका भविष्य अंधकार में है, जिसके चलते वो बीजेपी के संपर्क में हैं। नए साल के दूसरे ही दिन उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंस गए। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। वजह रश्मि ठाकरे के नाम अलीबाग के 19 बंगले हैं, जिन्हें लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहले से उद्धव और रश्मि ठाकरे के खिलाफ हमलावर रहे हैं। नए साल के पहले दिन किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के 5 नेताओं के नाम कायदे से गिनाए और कहा कि इस साल इन 5 के घोटालों का हिसाब किया जाएगा। और ठीक दूसरे ही दिन किरीट सोमैया पुलिस के पास जाकर रश्मि ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा आए। सोमैया ने अलीबाग के 19 बंगलों के संबंध में ठाकरे परिवार के खिलाफ रेवदंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
किरीट सोमैया ने रश्मि ठाकरे पर यह आरोप लगाया था उन्होंने ये बंगले अन्वय नाइक से खरीदे थे। किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे के करीबी और पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब का है। महाराष्ट्र में 2022 महाविकास अघाड़ी और बीजेपी की जंग के नाम रहा। 2022 उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के विघटन को लेकर भी चर्चा में रहा। साल 2022 में बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा उद्धव ठाकरे और एनवीए नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहा। ये सिलसिला नए साल में भी जारी रहने वाला है। ये ऐलान बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके किया है। उनके ट्वीट के मुताबिक नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर तक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोमैया की लिस्ट में 5 लोगों के नाम हैं जो एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना है। सोमैया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नए साल में भी वह महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा किए गए घोटालों का पर्दाफाश करते रहेंगे। इस सूची में उद्धव ठाकरे के परिवार, अनिल परब का अवैध रिजॉर्ट मामला, एनसीपी के नेता हसन मुशर्रफ, कांग्रेस के नेता असलम शेख और ठाकरे गुट की नेता और पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर का नाम है। किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे द्वारा अलीबाग में जिन 19 बंगलों को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, वो इस मामले में आगे की कार्रवाई की कोशिश करेंगे। सोमैया ने यह भी कहा था कि मेरे आरोप लगाए जाने के बाद ठाकरे परिवार के 19 बंगले अचानक गायब हो गए हैं। इस पर कार्रवाई के लिए वह मांग करेंगे। इसके अलावा अनिल परब के अवैध साई रिसोर्ट पर भी कार्रवाई के लिए सोमैया कोशिश करेंगे। उनके निशाने पर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर हैं, जिन पर उन्होंने एसआरए में गरीबों के हक के फ्लैट्स को कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ ही कोरोना काल के दौरान भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए। कांग्रेस के नेता मंत्री असलम शेख पर भी किरीट सोमैया ने समुद्र किनारे अवैध स्टूडियो बनाए जाने का आरोप लगाया है। उनके निशाने पर हसन एनसीपी के हसन मुशर्रफ भी हैं। जैसे भी हो, शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए और नंदीग्राम में मिली हार का बदला लिया जाए। इस चक्कर में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक के बाद एक कर 17 एफआईआर दर्ज कर दिए गए। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सभी एफआईआर पर बिना अनुमति के गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, अदालत ने उनके खिलाफ नई एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। अब इस बात से तिलमिलाई टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची, जहां कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ टीएमसी मंत्री बीरबाहा हांसदा द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। आदिवासी नेता हांसदा ने अधिकारी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने हांसदा को मामले पर सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ दर्ज 17 से अधिक एफआईआर पर रोक लगा दी थी और आदेश पारित कर राज्य को उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य पुलिस हाई कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल राज्य ने बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ के संबंध में अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि राज्य के पास कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पूर्ण रोक को बदलने का विकल्प है। बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, जिसमें राज्य को अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के लिए औपचारिक आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। हर दिन नई एफआईआर दर्ज की जा रही है। पहले ये कुछ मौतों का कारण था और वह न्यायाधीश पोर्ट ब्लेयर में थे। ये आदेश ब्लू कलर से बाहर नहीं है। उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया। वह विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए था। ये पूरी तरह से राजनीतिक है। कलकत्ता हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है और लिस्टिंग की अगली तारीख 10 जनवरी है। इसलिए याचिकाकर्ता लंबित कार्रवाई में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र होगा। हम याचिकाकर्ता को मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। हर जगह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले दिल्ली में कंझावला कांड पर बुरी तरह से फंस चुके हैं। बीजेपी ने एक पुराना वीडियो जारी कर केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। इस वीडियो में केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर बिफरते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो कह रहे हैं कि आप ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पुलिस उनके पास नहीं। दरअसल नए साल के पहले दिन दिल्ली की दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फौरन हरकत में आते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन हर चीज में अपनी राजनीति तलाशने वाले अरविंद केजरीवाल ने यहाँ भी गंदा खेल खेला और कंझावला कांड पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया।
लेकिन अब केजरीवाल अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरोपियों में एक भाजपा नेता भी शामिल है, जिसकी वजह से पुलिस उसे बचाने में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच अब भाजपा ने भी दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। भाजपा ने केजरीवाल का एक पुराना वीडियो दिखाकर उन्हें घेरा है, जिसमें वे पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर बरस रहे हैं। वे इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि शीला दीक्षित ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि पुलिस उनके पास नहीं है। अब भाजपा केजरीवाल पर वही बहाना बनाने का आरोप लगा रही है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने ट्वीट के साथ एक न्यूज क्लिप शेयर की, जिसमें पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद भाजपा नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतना लाचार नहीं होना चाहिए जो महिला सुरक्षा को उम्मीद के भरोसे छोड़कर कट ले। पंजाब में तो पुलिस भी आम आदमी पार्टी सरकार के पास है, लेकिन वहां महिलाएं छोड़िए कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार चलाने वाले नौटंकी करने में फर्क होता है। मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया वो दिल्ली में हुए निर्भया केस के दौरान का है और उस दौरान शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं। केजरीवाल एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब भी दिल्ली में कोई बलात्कार होता है, शीला दीक्षित कहती हैं कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है और कट लेती हैं। क्या सीएम ये कहकर बच सकती हैं कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है? केजरीवाल से पूछा जाता है कि क्या उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली में रेप नहीं होंगे? तब आंदोलनकारी रहे केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को सुधारा जाएगा। जब उनसे पूछा जाता है कि वे कैसे सुधार सकते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसे कई तरीके हैं। वहीं अमित मालवीय ने एक और ट्वीट में लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इतना लाचार नहीं होना चाहिए जो महिला सुरक्षा को उम्मीद के भरोसे छोड़कर कट ले। पंजाब में तो पुलिस भी आम आदमी पार्टी सरकार के पास है, लेकिन वहां महिलाएं तो छोड़िए कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार चलाने वाले और नौटंकी करने वाले में फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बने कई दिन बीत गए, लेकिन करीब 20 दिनों के बाद भी हिमाचल में कैबिनेट का गठन नहीं कर पाए और न ही इस काम में मीडिया के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले राहुल गांधी सहित कांग्रेस का नेतृत्व कुछ कर पाया। वजह ये कि कहीं असंतोष की आग में हाथ न जल जाएं। हिमाचल विधानसभा का सत्र 6 जनवरी से होने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि सत्र बिना कैबिनेट के ही शुरू होगा। इससे कांग्रेस की फजीहत होनी तय है। हिमाचल में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस अब आपसी गुटबाजी के चलते मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला की दौड़ लगाई, लेकिन अपने कैबिनेट सहयोगियों के नाम तय नहीं कर पाए और इसकी वजह से पार्टी में गुटबाजी और बढ़ी। बड़ी संख्या में मंत्री पद के दावेदार हैं। प्रतिभा सिंह से लेकर कई अन्य इलाकाई छत्रपों की दावेदारी के चलते एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन गई है। 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य में अब तक मंत्रिमंडल का गठन पार्टी आलाकमान के लिए भी सरदर्द साबित हो रहा है। शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी से काफी संख्या में विधायक चुने गए, जिनमें से किसी एक को मंत्री पद देना बाकियों को नाराज करने वाली बात होगी। पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौड़, पिछली बार प्रेम कुमार धूमल को हराने वाले राजेंद्र राणा, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, धनीराम शांडिल्य, कुलदीप पठानिया जैसे बड़े नामों की दावेदारी है। जबकि बड़े नेता जीएस बाली के बेटे और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले रघुवीर बाली भी दावा ठोक रहे हैं। वीरभद्र परिवार का खेमा अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहता है। पार्टी के पास बहुमत तो है, लेकिन बीजेपी के सेंध लगाने का डर हमेशा कांग्रेस में बना रहता है। लिहाजा पार्टी जल्द से जल्द सभी को साध कर मंत्रिमंडल का गठन कर लेना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी से विधानसभा का सत्र है और उसके बाद किसी भी दिन पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रणनीति बना रही है। इसको लेकर पार्टी आलाकमान से लेकर वरिष्ठ नेताओं से संपर्क भी हो रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर सियासी चर्चा भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।